नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। यहाँ हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 7 जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है जीवों में विभिन्नताएं, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है, मानवों के अंदर लैंगिक जनन कैसे होता है और जनन स्वास्थ्य के बारे में। आज की इस क्लास में जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जीवों में विभिन्नताएं। ठीक है, तो इस पार्ट से हम क्या कॉम्पिटेंसी डेवलप करेंगे, तो देखिए, जिस प्रकार से हर एक कार्य के लिए हमारे शरीर में एक तंत्र मौजूद है वैसे ही जनन के लिए जनन तंत्र मौजूद है। तो क्या सभी जीवों में ये जनन आवश्यक है, और अगर आवश्यक है तो क्यों आवश्यक है, जरूरी है क्या इसका होना। और दूसरी चीज हम ये देखेंगे कि क्या सभी जीवों में एक ही प्रकार से जनन होता है। पृथ्वी पर तो इतने सारे जीव है, सभी एक प्रकार से जनन करते हैं या अलग अलग प्रकार से जनन करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले तो लास्ट 2 चैप्टर के अंदर मैं आपको बता चुकी हूं कि उत्सर्जन के लिए उत्सर्जन तंत्र है। ठीक है, रक्त को, ऑक्सीजन को शरीर के सारे भागों तक पहुंचाना है तो वहन तंत्र है। ऊर्जा के निर्माण के लिए श्वसन तंत्र है। खाने को पचाने के लिए पाचन तंत्र है। तो ऐसे ही जनन के लिए क्या है, जनन तंत्र है। लेकिन जैसे और सारे तंत्र जरूरी है हमारे शरीर में होना, ऐसे ही जनन होना भी जरूरी है क्या। आखिरकार जनन है क्या, तो देखो इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन। जनन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा नए जीव की उत्पत्ति की जाती है, उसको ही हम कहते हैं जनन। अब लेकिन ये इतना जरूरी तो है नहीं, जैसे और सारे तंत्रों का कुछ ना कुछ काम है, लेकिन इसका इस तरीके का तो कोई काम नहीं है। लेकिन फिर भी इसकी आवश्यकता क्यों है, तो देखो कोई भी जो जीव है जो इस पृथ्वी पर आ रहा है, उत्पन्न हो रहा है, तो वो अपना अस्तित्व बनाए रखेगा। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए लड़ेगा नहीं लड़ेगा, यानी कि कोई ना कोई तरकीब वो निकालेगा अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कि जिससे वो यहाँ पर रहे। ठीक है, तो जीव क्या करते हैं, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए नए जीव की उत्पत्ति करते हैं, जनन की इसीलिए उनको आवश्यकता होती है। क्यों कहा जाता है कि बच्चे पैदा कीजिए, आपका वंश आगे बढ़ेगा, वंश आगे बढ़ेगा, जिससे वो जो स्पीशी है उसकी संतति जब पैदा होती जाए तो उसका अस्तित्व बना रहे, उसका जो वंश है वो आगे बढ़ता रहे। ठीक है, इसीलिए जनन जरूरी है। तो उपस्थित जीवों द्वारा एक ही प्रजाति के नए जीवों का जो सृजन है वो आपके क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। जीवन की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए जनन जरूरी है। अगर जनन की प्रक्रिया नहीं होगी, मान लीजिए कि एक पीढ़ी आ गई, उसके बाद जनन की प्रक्रिया नहीं हो रही, नए जीव की उत्पत्ति नहीं हो रही, तो ये पीढ़ी तो एक दिन खत्म हो जाएगी, फिर उसका तो अस्तित्व भी नहीं बचेगा। फिर अपन कहेंगे कि ये कभी एक जमाने में हुआ करते थे। तो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, खुद की उत्तरजीविता साबित करने के लिए जनन करते हैं जीव। क्लियर सभी को यहाँ पर जनन क्यों जरूरी है। अब जनन की प्रक्रिया में आखिरकार होता क्या है, तो देखो जीवों द्वारा अपनी प्रतिकृति का सृजन कैसे किया जाता है। आपने ये बात सुनी होगी या कभी ना कभी किताबों के अंदर पढ़ी होगी कि एक बच्चे के पैदा होने में मम्मी और पापा दोनों का बराबर का हाथ होता है। ऐसे क्यों, तो देखो जब एक बच्चा पैदा होता है ना, तो जो नर है वो अपने शुक्राणु देता है और मादा में किसका निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं ना, तो निषेचन की प्रक्रिया होती है। ये शुक्राणु क्या है, अंडाणु क्या है, निषेचन क्या है, ये सब हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, मानव में लैंगिक जनन पढ़ेंगे तब। अभी देखिए, दोनों जब युग्मक आपस में मिलते हैं तो एक युग्मनज का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब ये जो युग्मक है वो आपके एन होते हैं। ठीक है, एन, और ये युग्मनज होता है 2n, यानी कि जो आधे गुणसूत्र है वो मम्मी से आते हैं, आधे गुणसूत्र आते हैं पापा से, और ऐसे करके इसमें गुणसूत्रों की संख्या नॉर्मल हो जाती है जो हमारे अंदर होती है।
ठीक है। अब यही युग्मनज विकसित होके भ्रूण बनेगा और भ्रूण विकसित होके एक नया बच्चा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बच्चा पैदा हो रहा है उसमें गुणसूत्रों की संख्या नियत हो जाती है, यानी कि जितनी होती है वो उतनी आ जाती है, लेकिन शुक्राणु और अंडाणु में आधी आधी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसमें मम्मी और पापा का 50-50 कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि आधे आधे गुणसूत्र दोनों से आते हैं, आधे मम्मी से आधे पापा से। ठीक है, तो जनन की मूल घटना क्या है? डीएनए की प्रतिकृति बनाना। अब यहाँ पर ये डीएनए क्या है, तो इस चीज को समझिए। देखिए, जो डीएनए होता है ना, इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। क्या फुल फॉर्म है इसका? डीऑक्सी, आपने क्लास 9th के अंदर भी इस चीज को पढ़ा होगा, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अब इस डीएनए में क्या होता है, तो देखिए, आपके जो गुणसूत्र हैं, जो आधे मम्मी और आधे पापा से आ रहे हैं, एक युग्मनज बन रहा है, तो वो जो गुणसूत्र होते हैं वो उनको जब खोलते हैं तो वो डीएनए के ही बने हुए होते हैं। गुणसूत्र किसके बने हैं? डीएनए के बने हैं। और ये जो डीएनए होता है वो क्या है? आनुवंशिक पदार्थ है, इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, आनुवंशिक पदार्थ है जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा, क्योंकि गुणसूत्र जा रहे हैं तो ऑटोमेटिक तो डीएनए जाएगा ही जाएगा, क्योंकि डीएनए से ही तो क्या बने हैं? गुणसूत्र बने हैं। ठीक है, तो तभी तो आपने देखा होगा कि अगर कोई कहता है कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा खो गया, उस पे सरकार ने बहुत एक बड़ा इनाम रख दिया, बहुत सारे लोग आ गए कि ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा है। लेकिन अब इतने सारे लोगों में कैसे पता लगाया जाए कि ये बच्चा इनका है? तो तब करवाया जाता है डीएनए टेस्ट, जिसमें क्या होगा भाई, अगर जिसका बच्चा होगा उसका डीएनए उस बच्चे से मैच हो जाएगा, उसके पापा का और उस बच्चे का डीएनए मैच हो गया, यानी कि वो उनका बच्चा है। तो ये जो डीएनए है वो आनुवंशिक पदार्थ है, इसमें आनुवंशिक सूचना निहित होती है जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। आपने ये भी देखा होगा, कई बार आपके नानी के घर जाते हो तो आपसे कहते हैं कि तुम्हारी आंखें जो है बिल्कुल तुम्हारे पापा पे गई हैं, तुम्हारे जो कान है वो तुम्हारी मम्मी पे गए हैं। ऐसी बातें करते आपने अक्सर सुना होगा, है ना, अपने बारे में। तो कैसे हम अपने कुछ कुछ लक्षणों में अपने मम्मी पापा जैसे दिखते हैं। तो ये जो डीएनए होता है ना, इसके खंड होते हैं ना, उनको हम कहते हैं जीन्स। ये जीन होते हैं जो कि क्या है, अब यही डीएनए का ही भाग क्या है, ये जीन है। ये जीन क्या करते हैं, जो गुण है उनको नियंत्रित करते हैं, और यही आपकी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं। तो जो जीन मम्मी या पापा से बच्चे में गया, वो वाला लक्षण मम्मी या पापा जैसा दिखा उस बच्चे के अंदर। ठीक है, तो ये सब क्या है आपका, ये जो डीएनए है वो आनुवंशिक पदार्थ है जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा। अब क्या होता है, इस डीएनए की प्रतिकृति बनती है। ठीक है, इसका रेप्लिकेशन होता है। अब जब डीएनए की प्रतिकृति होती है, देखो डीएनए इस तरीके से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, इसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं। जब इसकी प्रतिकृति बनेगी तो भी 2 स्ट्रैंड ही बनेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं और ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। देखो डीएनए जो है वो क्या करेगा, प्रोटीन का निर्माण करेगा। और अगर प्रोटीन अलग अलग है तो जीवों में क्या आती है, विभिन्नताएं आती है, और वही चीज हम आगे देखेंगे। देखिए एक बार यहाँ पर, कोशिका केंद्रक में गुणसूत्रों के डीएनए अणुओं में आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है, इसीलिए हम इस डीएनए को क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है। देखिए यहाँ पर ये क्या है, गुणसूत्र है, ये जो आपको दिख रहा है ये गुणसूत्र। ये जब इसको हम ओपन करते हैं तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि ये डीएनए से ही बने आपके क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, और यही गुणसूत्र आपके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं। तो यानी कि ये आनुवंशिक पदार्थ को लेकर जा रहे हैं, गुणों को मम्मी पापा से बच्चे में लेकर जा रहे हैं। ठीक है, ये क्या है आपका डीएनए होता है। अब देखिए यहाँ पर डीएनए जो है वो जनक से पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, क्योंकि जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तो युग्मनज बनाते हैं। तो आधे गुणसूत्र मम्मी से आए, आधे गुणसूत्र पापा से आए, दोनों ने मिलके युग्मनज बना लिया।
डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। अब ये जो डीएनए है ना, इसमें इस डीएनए से प्रोटीन संश्लेषित होते हैं। अब हो सकता है अलग अलग प्रकार की प्रोटीन बने, और जब अलग अलग प्रकार की प्रोटीन बनती है तो उससे विभिन्नताएं आती हैं। और एक जीव में, यानी कि पूरी एक स्पीशी है, उसके जीवों में अगर विभिन्नताएं होंगी तो उसका अस्तित्व उतना ही ज्यादा बना रहेगा। क्यों? तो इस बात पे भी अभी हम चर्चा करेंगे। एक बार यहाँ पर देखिए, डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। संदेश के भिन्न भिन्न होने की अवस्था में प्रोटीन भी भिन्न बनेगा, और प्रोटीन भिन्न बनेगा तो यानी कि क्या आएगी? शरीर में विविधता आएगी। ऐसा नहीं है कि जैसे एग्जैक्ट मम्मी पापा दिख रहे हैं वैसे ही एग्जैक्ट कौन दिख रहा है? बच्चा दिख रहा है। नहीं, वेरिएशंस होती है। हम एकदम एग्जैक्ट तो नहीं दिख रहे ना मम्मी पापा जैसे। हमारे अंदर विभिन्नता है क्योंकि अलग अलग प्रोटीन बना है, तो यहाँ पर शरीर में विभिन्नता देखने को मिली। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी? विभिन्नता कैसे आई और क्या इसका महत्व है। तो देखो, डीएनए की जब प्रतिकृति बनती है, ये क्या है? आपका डीएनए, इसमें रेप्लिकेशन होगा, इसकी प्रतिकृति बनेगी। अब ये दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। डीएनए से आपके किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। और प्रोटीन अलग अलग बनी तो यानी कि विभिन्नता आएगी। विभिन्नता आने से क्या होगा? मान लीजिए कोई एक पूरी स्पीशी है, उसमें बहुत सारे जीव है, सब में क्या है? विभिन्नता है। अब मान लीजिए कि ये किसी ऐसे स्थान पर गए जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी है, तो उनमें से हो सकता है कि कोई तो बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव हो, वही चक्कर खा के गिर जाए और निपट जाए। अगर मान लीजिए सभी एक जैसे हो गए तो एक साथ के साथ उनका तो पूरा का पूरा कुल समाप्त हो जाएगा। अपन कहते हैं ना कि उसकी पूरी तो फैमिली एक्सपायर हो गई, तो कि मतलब उसका तो पूरा कुल ही समाप्त हो गया, है ना, पूरा परिवार ही समाप्त हो गया। अगर सारे जीव एक जैसे हो गए, उनमें विभिन्नता नहीं हुई, तो वो सबके सब एक साथ खत्म हो जाएंगे, उनका अस्तित्व भी नहीं बचेगा। तो इसीलिए जीवों में विभिन्नताएं होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए। अगर मान लीजिए ऐसी कोई विषम परिस्थितियां आ जाए कि जिनका उनको सामना करना पड़े, तो हो सकता है उसमें से कुछ मर जाएं, लेकिन जो उस विषम परिस्थितियों का सामना कर गए वो सरवाइव कर जाएंगे और उस स्पीशीज को, कि उसका जो वंश है उसको आगे बढ़ाएंगे, है ना, उसकी उत्तरजीविता साबित कर देंगे। क्लियर? तो इसीलिए विभिन्नता जरूरी है। हम एग्जैक्ट क्यों नहीं दिख रहे हैं मम्मी पापा जैसे? एग्जैक्ट लक्षण हमारे अंदर उनके जैसे क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि फोटोकॉपी होके पूरी की पूरी आ गई। अलग अलग प्रोटीन बने तो विभिन्नता देखने को मिली, और विभिन्नता देखने को मिली तो इसी से ही सरवाइव कर पाए। और विभिन्नता होगी तो ही आपका विकास होगा। मान लीजिए कि कोई स्पीशीज के इंडिविजुअल्स है, जीव है, उनमें कोई विभिन्नता नहीं है। अब जो उनके गुण है उनमें कोई विकास नहीं हो पा रहा, तो वो तो एज इट इज एकदम बिल्कुल चलते रहेंगे वैसे ही कांस्टेंट, और कोई एक दिन ऐसी आफत आएगी और वो सारे एक साथ निपट जाएंगे। लेकिन अगर उनमें विभिन्नता हुई, चल रहा है, मान लीजिए कोई आपदा आई तो कोई जो उसमें से कुछ है वो मर गए, लेकिन दूसरे वाले, उनमें तो विभिन्नता थी, उस विषम परिस्थितियों का सामना करने की हिम्मत थी, तो उसको सामना किया, वो आगे बढ़े, तो उनका क्या हो गया? विकास हो गया। तो विभिन्नताएं क्यों जरूरी है? विकास के लिए जरूरी है, इवोल्यूशन होने के लिए जरूरी है। ठीक है, देखिए एक बार यहाँ पर, जनक से पीढ़ी में स्थानांतरित प्रतिकृति के लिए कोशिकाओं द्वारा विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का उपयोग किया जाता है। डीएनए की प्रतिकृति होती है, दो स्ट्रैंड बनते हैं, वो अपने अलग अलग होते हैं, प्रोटीन का निर्माण भी करते हैं। ठीक है, ये पूरी एक प्रोसेस होती है ना। स्पीशीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में आपके विभिन्नता उपयोगी है। अब देखिए, अगर हम बात करें कुत्तों की, तो बहुत सारी तरह तरह की ब्रीड्स होती हैं इनकी। हम इंसानों की बात करें तो हम में भी अलग अलग लक्षण होते हैं, कोई और दूसरी स्पीशी को ले लिए, उनमें भी अलग अलग लक्षण होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बने रहे किसी परिस्थिति में भी, इसके लिए हमें विभिन्नताएं होना जरूरी है। ठीक है, एक एग्जाम्पल इसमें हम जीवाणुओं का ले सकते हैं। गर्म ताप पर क्या होता है? बहुत ज्यादा तापमान होता है, तो जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु, वो मर जाते हैं। तभी तो हम दूध को गर्म करते हैं। दूध को गर्म क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर उसमें उपस्थित जो बैक्टीरिया है वो मर जाए
ज्यादा तापमान से, इसीलिए हम दूध को गर्म करके पीते हैं, पानी को उबाल के पीते हैं। लेकिन क्या होता है, मान लीजिए कि कुछ बैक्टीरिया है जो गर्म ताप से मर जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो उस गर्म ताप में भी सरवाइव कर जाएं, उस विषम परिस्थितियों को भी सह जाएं, तो वो उस स्पीशी के अस्तित्व को बनाए रखेंगे, है ना। तो इसीलिए ये जरूरी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये है आपका क्या, विभिन्नता का महत्व। अब बात करते हैं यहाँ पर किसकी, जनन की। तो एक कॉम्पिटेंसी हमने देखी, क्या क्या सारे जीव एक ही प्रकार से जनन करते हैं, एक ही प्रकार से नए जीव की उत्पत्ति करते हैं, या अलग अलग प्रकार से। तो देखो, इस पृथ्वी पर इतने सारे जीव हैं, सब में एक प्रकार से जनन तो होगा नहीं, क्योंकि कोई निम्नतर प्राणी भी है, उच्चतर प्राणी भी है, तो कैसे तो डिफरेंशिएट होगा ही ना। जो अब यहाँ पर इसी के आधार पर जो जनन है उसको दो टाइप में विभक्त किया गया है, वो है आपके अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और लैंगिक जनन को कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ जाता है। तो देखो, अलैंगिक जनन जो है वो निम्नतर प्राणियों में होता है। निम्नतर का मतलब क्या है, कि जिनमें जनन तंत्र विकसित नहीं हुए। अब ऐसे प्राणियों में क्या होता है, जो जीव का शरीर है उसी से ही एक नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। इसमें दो लोगों की जरूरत नहीं होती, केवल एकल जीव इसमें भाग लेता है। किसमें, अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जीव की आवश्यकता होती है, अकेले आदमी की। उस एक अकेले जीव से ही नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, उसको हम कहते हैं अलैंगिक जनन। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है, दो अलग अलग विपरीत लिंगी जीवों की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या दो विपरीत लिंगी जीव जो है वो इस लैंगिक जनन के अंदर भाग लेते हैं। जैसे एक नर है और एक मादा है, उन दोनों में युग्मकों का निर्माण होगा, निषेचन की प्रक्रिया होगी और एक नया जीव बनेगा। अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं है, उसके तो शरीर से ही एक नया जीव बन जाएगा, इनमें युग्मकों का निर्माण होगा। तो दोनों में डिफरेंस हम देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं अलैंगिक जनन की। संतति एकल जीव से ही उत्पन्न हो जाती है, यानी कि दो जनों की जरूरत नहीं है, एक अकेला ही काफी है। युग्मकों का निर्माण नहीं होता। युग्मक क्या होते हैं, जनन कोशिका होती है। देखो, दो प्रकार की कोशिका होती है, एक कायिक कोशिका, एक जनन कोशिका। जनन कोशिका होती है जिससे आपके जो युग्मक है वो आपके जनन कोशिका है, जिसमें बच्चा बनाने की कैपेसिटी होती है। दूसरी होती है कायिक कोशिका, तो जो अपनी पूरी और शरीर की जो कोशिका है वो कायिक कोशिकाएं हो गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बात करते हैं, ये जो युग्मक है वो जनन कोशिका होती है, लेकिन अलैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, यानी कि इनमें जनन कोशिका नहीं बनती। शरीर के कुछ अंगों में समसूत्री विभाजन होता है और उसी के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे मान लीजिए ये एग्जाम्पल किसका दिख रहा है, हाइड्रा का, या कोई और दूसरा जीव आप यहाँ पर ले सकते हो। ये जो जीव है उसका क्या हो रहा है, इसका शरीर दो भागों में विभक्त हो रहा है। दो भागों में विभक्त होके यहाँ पर एक और नया जीव बन गया। तो ऐसे ही शरीर के किसी भी भाग से नया जीव बन जाता है, उसी को हम कहते हैं अलैंगिक जनन। दूसरा देखिए यहाँ पर लैंगिक जनन, इसमें क्या होगा, दो विपरीत लिंगी भाग लेंगे, जैसे कि नाम से डिफाइन हो रहा है ना। तो दो विपरीत लिंगी यानी कि नर और मादा दोनों पार्टिसिपेट करते हैं और यहाँ पर युग्मनज बनाते हैं। तो इसमें जो जनन कोशिका होती है, नरों के अंदर शुक्राणु और मादाओं के अंदर अंडाणु, इनका निर्माण होता है युग्मकों का। युग्मकों का निर्माण हुआ तो निषेचन भी होगा। निषेचन किसे कहते हैं, जो युग्मक बने हैं नर के अंदर और मादा के अंदर, जब वो आपस में मिलते हैं तो उसको हम निषेचन कहते हैं। ठीक है, तो नर व मादा युग्मकों का निर्माण होता है और निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। नर के अंदर क्या बने, शुक्राणु बने, मादा के अंदर अंडाणु। दोनों आपस में मिले, यानी कि शुक्राणु ने जाके किसको निषेचित किया, अंडाणु को।
और फिर एक युग्मनज बना। अब उसमें विभाजन होगा, विदलन होगा और फिर इस तरीके से एक नए बच्चे का निर्माण होगा, नया जीव उत्पन्न होगा। तो ये क्या है, आपके अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर है। आप इन दोनों के बीच में एक टेबल भी बना सकते हो, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बीच में बना सकते हो, नहीं बना सकते, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है आपसे इन दोनों के बीच में अंतर पूछ लिया जाए। तो आप इस तरीके से उसकी टेबल बनाना और वहां पर इन दोनों के बीच में अंतर लिखकर आना। ठीक है, देखो अलैंगिक जनन में क्या होगा कि एकल जीव द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होगी। ठीक है, लैंगिक जनन के अंदर क्या होगा, दो विपरीत लिंगी जीव भाग लेंगे, नर और मादा। ठीक है, दो विपरीत लिंगी जीवों की इसमें आवश्यकता होती है। ठीक है, अब एकल जीव है यानी कि युग्मक तो बनेगा ही नहीं, युग्मक नहीं बनते हैं। ठीक है, युग्मकों का निर्माण नहीं होगा, जबकि लैंगिक जनन के अंदर युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक है, युग्मकों का निर्माण होगा, नर और मादा युग्मक अलग अलग बनेंगे। अब जब युग्मक ही नहीं बन रहे हैं तो निषेचन की प्रक्रिया होगी, नहीं होगी। निषेचन किसे कहते हैं, नर और मादा युग्मक का आपस में मिलना निषेचन कहलाता है। अब जब युग्मक ही नहीं बन रहे हैं तो निषेचन कैसे होगा, नहीं होगा ना। लेकिन यहां पर युग्मक बन रहे हैं यानी कि निषेचन संपन्न होगा। ठीक है, जब युग्मक नहीं बन रहे, निषेचन नहीं हो रहा, तो युग्मनज कैसे बनेगा, युग्मनज तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों आपस में मिलेंगे तो युग्मनज का निर्माण होगा। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर अलैंगिक जनन संपन्न होगा और यहाँ लैंगिक जनन संपन्न होगा। अलैंगिक जनन में एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, अमीबा है, पैरामीशियम है, युग्लिना है, प्लाज्मोडियम है, हाइड्रा है, ईस्ट है, जितने भी निम्नतर जीव हैं वो आपके अलैंगिक जनन में आ जाते हैं। लैंगिक जनन में क्या आ जाएंगे, जैसे कि मनुष्य है, उच्चतर प्राणी जो है वो इस लैंगिक जनन के अंतर्गत आ जाते हैं। क्लियर सभी को यहाँ पर आई बात समझ में। तो आज की इस क्लास से हमने क्या सीखा है, सबसे पहला कि जीवों में विभिन्नताएं कैसे प्राप्त होती हैं, और एक और चीज हमने क्या सीखी कि जनन से किस प्रकार से विभिन्नताएं होती हैं, कैसे अलैंगिक और लैंगिक जनन में डिफरेंस होता है। क्लियर, तो आज की क्लास में विभिन्नताएं और जनन के बारे में हमने जाना है। अब जो भी चीज हमने पढ़ी है एक बार उसके मूल्यांकन कर लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिससे एक बार पक्की बात हो जाए कि आपको सब कुछ समझ में आ गया। ठीक है, तैयार है आप लोग, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन में निषेचन संपन्न होता है, क्या यह कथन सत्य है या असत्य है। तो देखो जी, अलैंगिक जनन निषेचन, अलैंगिक जनन में तो युग्मक ही नहीं बनते तो निषेचन कैसे होगा, नहीं ना। तो यह कथन क्या है, असत्य। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ब। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, किस में नर व मादा युग्मक बनते हैं। तो किस में बनते हैं नर और मादा युग्मक, बताइए। अलैंगिक में तो नहीं बनते युग्मक। ठीक है, तो लैंगिक जनन में, किसमें, लैंगिक जनन के अंतर्गत नर व मादा युग्मक बनते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने ये चीज पढ़ी। अब इस टॉपिक से रिलेटेड आपके क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं बुक के अंदर, वो देख लेते हैं। देखिए, डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। तो देखो, डीएनए क्या है, आनुवंशिक पदार्थ है जिसमें आनुवंशिक सूचना निहित होती है। अब डीएनए प्रोटीन संश्लेषण करता है, अगर बनने वाली जो प्रोटीन है वो भिन्न है तो उससे जो जीव है उसमें भी विभिन्नता देखने को मिलेगी, और विभिन्नताएं होंगी तो एक जो स्पीशीज है उसका अस्तित्व बना रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाना है। डीएनए की प्रतिकृति बनाने के लिए कोशिकाएं विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करती हैं। जनन कोशिका में इस प्रकार डीएनए की दो प्रतिकृति बनती है। जनन के दौरान डीएनए की प्रतिकृति का जीव की शारीरिक संरचना और डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो जीवों के विशिष्ट स्थान में उन्हें रहने योग्य बनाती है। क्लियर यहाँ पर सभी को आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवों में विभिन्नता स्पीशी के लिए लाभदायक है परंतु व्यष्टि के लिए आवश्यक नहीं, क्यों। देखो, अगर बात करें हम
जीवों में विभिन्नता स्पीशी के लिए लाभदायक है। व्यष्टि का मतलब होता है सिंपल एक जीव। व्यष्टि का मतलब क्या होता है? एक जीव। समष्टि का मतलब होता है पॉपुलेशन। ठीक है, स्पीशी के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि विपरीत परिस्थितियों का सामना कर पाए, इसीलिए स्पीशीज में विभिन्नता जरूरी है कि कुछ अगर उसमें से मर जाए तो अन्य उस टाइम पर बचे रहकर उसके अस्तित्व को बचा सके। लेकिन व्यष्टि के लिए जरूरी नहीं है, एकल जीव के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, देखिए एक बार, जीवों में विभिन्नता स्पीशीज के लिए तो लाभदायक है, व्यष्टि के लिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि जीवों में विभिन्नता उसकी स्पीशीज की समष्टि को स्थायित्व प्रदान करती है। कोई भी एक समष्टि अपने निकेत के प्रति अनुकूलित होती है, जिस वातावरण में वो रह रही है उसके लिए अनुकूलित है ना, उसका कंफर्ट जोन है। जैसे उसमें से निकला उसका कंफर्ट जोन गया। परंतु विषम परिस्थितियों में जब कोई निकेत उनके अनुकूल नहीं रह जाता है, तब विभिन्नताएं उनके समष्टि के को समूल विनाश से बचाती है। यानी कि पूरी की पूरी स्पीशी एक बार में खत्म नहीं हो, इसके लिए स्पीशी में विभिन्नता होना जरूरी है। क्लियर? तो ये बात हो गई यहाँ पर किसकी? विभिन्नता की और जनन के प्रकार की। मिलेंगे हम अगली क्लास में अलैंगिक जनन की विधियों के साथ। धन्यवाद।